आपकी आवाज में आज बात लोकसभा चुनाव और चुनाव से पहले सियासी दलों की चुनौती की। देश में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही शुरू हो गया है सीटों पर नेताओं की दावेदारी का सिलसिला। नेता खुद को मजबूत दावेदार बता रहे हैं, तो उधर कई नेता ऐसे हैं जो अपने बेटा और बेटी को भी मजबूत आधार बता रहे हैं। बच्चों की भी दावेदारी है, पत्नी का भी जिक्र जारी है। कोई बेटी को आगे बढ़ाना चाहता है, किसी के भतीजे की पूरी तैयारी है। उधर आलाकमान में माथापच्ची जारी है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक बैठकें हो रही हैं। खैर, कांग्रेस का दावा है कि 29 में से 22 सीटें तो आ ही जाएंगी। दूसरी तरफ बीजेपी सर्वे से परेशान है। सर्वे में 16 सांसद ऐसे हैं जिनके काम से जनता और कार्यकर्ता खुश नहीं बताए जा रहे। उनकी सीट पर कई दावेदार हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव है, चुनौती है। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। देश में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जब ऐलाने जंग हो ही चुका है तो सियासी दलों ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनौती दोहरी है। पहले हार और जीत की दुश्वारी है, उस पर से एक एक सीट पर कई दावेदारी है। सियासत की चिंता यही है कि एक अनार पर 100 दावेदार होते हैं। हर नेता की मजबूत दावेदारी होती है। हो भी क्यों ना, पार्टी को मजबूत करने में हर कार्यकर्ता की हिस्सेदारी जो होती है। दिक्कत यह है कि हर कार्यकर्ता अपना है और चुनाव लड़ना हर कार्यकर्ता का सपना है। एक बार फिर चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही दावेदारियां आने लगी हैं और साथ ही आ रही पार्टी के लिए दुश्वारियां। जो मौजूदा वक्त में सांसद हैं, वो फिर मौका चाहते हैं। जिन्हें कभी मौका नहीं मिला, वो तो हर हाल में इस बार किस्मत आजमाना चाहते हैं। सर्वे अलग कहानी बता रहे हैं। सांसद लोकप्रिय नहीं हैं। खुलासे कुछ ऐसे ही सामने आ रहे हैं। बीजेपी के सर्वे में 16 सांसद ऐसे सामने आए हैं जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, जनता पसंद नहीं कर रही और उसी सीट से कई दावेदार भी सामने हैं। दिल्ली में बड़े नेता माथापच्ची कर रहे हैं, तो इधर भोपाल में भी बड़े नेता लगातार दिमाग भिड़ा रहे हैं। सवाल पूछिए तो कहते हैं बैठकों का दौर चल रहा है, आगे भी चलेगा। रोज बैठेंगे, अनेकों बार बैठेंगे, इसलिए इस तरह की बैठक का कोई अन्यथा मतलब ना निकाला जाए। जो अभी आपको बताया है वो बिल्कुल सही है। 19 तारीख को चुनाव समिति की हमारी प्रारंभिक और पहली बैठक होगी। उसके बाद ही ये प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ेगी। लेकिन कोई भी जो निर्णय होगा वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार के सदस्यों में चर्चा, बातचीत, विचार विमर्श होता रहता है और इसलिए मिले हैं, बातचीत की है, चर्चा की है, विचार किया। अरे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नामों का पैनल तो चुनाव समिति तय करेगी भाई। नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। परेशान आलाकमान भी है, क्योंकि मध्य भारत के इस राज्य के दिल से पिछली बार 29 में से 27 सीटें जो निकली थी। पार्टी प्रदर्शन दोहराना चाहती है। उधर बड़े नेता एक और चाहत रखते हैं कि अगर उन्हें नहीं तो उनके बच्चों को टिकट मिले। साथी नेता भी इस मांग का समर्थन करते हैं। सबको अधिकार मांगने का निर्णय तो आप संसदीय वोट करें। मैं भी मांगता हूँ, अपनी बहू के लिए मांगता हूँ। अधिकार है। अगर वो कार्यकर्ता है, काम करती है, तो उनको मिलना चाहिए। एकदम नहीं पैराशूट जैसे नेहरू परिवार में होता है, ऐसा हमारे नहीं है। आलाकमान हर समीकरण भिड़ा रहा है और पुराना कार्यकर्ता इस बार आंख दिखा रहा है। खैर, अब जरा खबर कांग्रेस की। पिछली बार 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी, लेकिन इस बार सीएम को उम्मीद है कि 29 में से कम 22 सीटें पार्टी जीतेगी। तो कुल मिलाकर चुनाव है, चुनौती है। अगले 3-4 दिन में, क्योंकि अभी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने उन प्रदेशों का कर रही है जो फर्स्ट फेज में है, सेकंड फेज में है, थर्ड फेज में। हमारा मध्य प्रदेश तो 4वीं फेज में है, तब तय किया जाएगा। हमारी अधिक से अधिक कम से कम 22-23 सीटों की हमारी उम्मीद है। दावे अपने अपने हैं, आंखों में जीत के बड़े सपने हैं। जीत हार तो बाद में होगी, पहले चुनौती सियासी दलों और दावेदार की होगी। माथापच्ची जारी है। देखिए इस बार किसकी बारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नेता बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस को, जब भी विधानसभा से लोकसभा का कनेक्शन जोड़िए, कहते हैं विधानसभा चुनावों के मुद्दे अलग, चुनाव अलग, लोकसभा चुनावों के मुद्दे अलग, चुनाव अलग। लेकिन कांग्रेस ये भी जानती है कि सरकार इस बार कैसे बनी है। वैसे परेशानियां बीजेपी के लिए भी कम नहीं है। आइए जान लेते हैं कि बीजेपी के वो कौन कौन से सांसद हैं जिनका विरोध हो रहा है। छतरपुर सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र सिंह का विरोध हो रहा है, तो खजुराहो सीट पर सांसद नागेंद्र सिंह नागौद का भी विरोध किया जा रहा है। बालाघाट सीट पर सांसद बोध सिंह भगत का, इसके साथ खरगोन सीट पर सांसद सुभाष पटेल का, इंदौर सीट से सुमित्रा महाजन का टिकट काटने की मांग की जा रही है, तो मुरैना सीट पर सांसद अनूप मिश्रा का विरोध है। सागर सीट पर सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, होशंगाबाद सीट पर सांसद राव उदय प्रताप सिंह, भिंड सीट पर सांसद भगीरथ प्रसाद, तो शहडोल सीट पर सांसद ज्ञान सिंह को बदलने की मांग उठ रही है। देवास संसदीय क्षेत्र से मनोहर ऊंटवाल, तो मंदसौर सीट से सांसद सुधीर गुप्ता को भी बदलने की मांग की जा रही है। रतलाम से निर्मला भूरिया के अलावा किसी और को टिकट देने की मांग की जा रही है। तो खंडवा सीट पर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के विरोध में कई कार्यकर्ता उतर आए हैं। वहीं भोपाल में आलोक संजर की सीट पर भी कई दावेदार खड़े हो गए हैं। मेहमानों की तरफ सीधा रुख करते हैं। 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी, नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ साथ पंकज चतुर्वेदी जी, कांग्रेस के नेता हैं, और शिव अनुराग पटेरिया साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल रजनीश अग्रवाल जी से। रजनीश जी, सुनने में आ रहा है कि एक सर्वे हुआ और इंटरनल चीजें ये कहती हैं कि करीब 16 सांसद ऐसे हैं जिनका या तो कामकाज ठीक नहीं है या उनकी सीट पर बहुत से दावेदार हैं, और उसके पीछे वजह यह है कार्यकर्ता नहीं चाहते कि वही वहां से रिपीट हो, और नेताओं की अपनी अपनी दावेदारी है। विधानसभा चुनावों से भी पहले ऐसे सर्वे हुए थे और उस पर कितनी तरजीह आपने दी, उसका खैर नतीजा सामने है। देखिए, आपका जो आकलन है, ऐसे तमाम आकलन, चाहे वो मीडिया का हो, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने का मामला हो, जनता का फीडबैक हो, इन तमाम पक्षों को ध्यान में रखकर ही केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशी तय करेगी मध्य प्रदेश के लोकसभा के लिए। और निश्चित तौर पर जो आपने उल्लेख किया विधानसभा चुनाव का, वो हमने कई बार कहा भी है आपके चैनल पर कि स्थानीय समीकरण बिगड़ गए, क्योंकि कई बार प्रत्याशियों का मेल उन समीकरणों की दृष्टि से नहीं हो पाया और जीत हमें नहीं मिल पाई। कुछ एक ऐसी विधानसभा है जिनके बारे में आप पत्रकार बंधु, राजनीतिक विश्लेषक, जानकार चुनाव के इस बारे में कई बार कह भी चुके हैं। वो गलती हमसे ना हो, हमारी केंद्रीय चुनाव समिति इस बारे में सतर्क है और आगे उसी दृष्टि से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी तय होंगे। जनता चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, और इसी अनुरूप हम प्रत्याशी देंगे, क्योंकि प्रत्याशी को हम इस बीच में रोड़ा क्यों बनाएंगे। रजनीश जी आज बहुत सकारात्मक मूड में लग रहे हैं, वरना कई बार रजनीश जी मेरे सवालों का ये कहकर भी जवाब देते हैं कि ये मीडिया का अपना आकलन हो सकता है। आसिफ जी, आपका अपना आकलन है। ठीक है, आज चीजें बड़ी ग्राउंडेड रह रही हैं और ये ठीक है। मैं रजनीश जी 2-3 सवाल और पूछूंगा आपसे। एक पंकज जी से सवाल है इस बीच। पंकज जी, आपसे मेरा पहला सवाल यह है सर कि बीजेपी ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में नारा दिया था अब की बार 200 पार। 200 सीटें नहीं आई, करीब करीब आधी सीटें आई, तो आपने बड़ा उसका मजाक भी उड़ाया, उस पर आपने तंज भी कसा। इस बार सर एक नया नारा कांग्रेस तरफ से निकल के आया कि 29 में से 22 सीटें तो आ ही जाएंगी। ऐसा क्या हो गया सर? ऐसा इसलिए आसिफ जी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जनता की कृपा और आशीर्वाद से बनी, और जिस प्रकार मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमलनाथ जी की हमारी सरकार ने 76 दिनों में 83 वचन पूर्ण किए, यानी 107% की स्ट्राइक रेट के साथ काम किया, वो ये इस बात को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है सो करती है। और हमारी रीति नीति बहुत स्पष्ट है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी खाली खजाने की कीमत पर भी मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की सरकार ने ऐसी रीति और नीतियां विकसित करी कि आम जनता की सेवा के जो वचन हमारे थे हम उनकी पूर्ति कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता को चाहिए क्या आसिफ जी, कि वो चाहती है कि अमन चैन का वातावरण हो, जिन प्रकार के वादे और दावे उसके साथ यानी घोषणा पत्र में या वचन पत्र में किए गए उनकी पूर्ति हो। तो इसी आधार पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस प्रकार की गति से कांग्रेस पार्टी की सरकार काम कर रही है, जिस स्तर पर हमारा संगठन सक्रिय है और जिस प्रकार हमारे नेताओं की सक्रिय भागीदारी विधानसभा चुनाव और उसके बाद के वातावरण में है,
तो निश्चित तौर पर 22 सीटें जीतने का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी ने निर्धारित किया है। और मुझे लगता है कि इसकी तुलना अब की बार 200 पार से करना बेमानी है, क्योंकि इसके पहले बीजेपी ने गुजरात में कहा था अब की बार 150 पार, वहां क्या स्थिति थी, यहाँ क्या स्थिति है, सबके सामने। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी का थंब रूल है टिकट देने के लिए, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, कि जो जीतने योग्य प्रत्याशी है और जिसके नाम का जिक्र मंडल, ब्लॉक, उसके बाद जिला कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के जो भिन्न भिन्न सर्वे उनमें आया हो, वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगा। तो यदि इस प्रकार की टिकट वितरण की आपकी निष्पक्ष प्रक्रिया हो, कांग्रेस पार्टी की आपकी सरकार 2.5-3 महीने के बाद वो परफॉर्मेंस डिलीवर कर। नीति का जिक्र किया, कौन सी नीति सर? अभी 24 घंटे पहले की बात करें तो आपको चुनाव आयोग से भी मंजूरी मिल गई है कि देसी शराब के ठिकानों पर, ठेकों पर अब अंग्रेजी में मिलेगी। कौन सी नीतियां सर? देखिए आसिफ जी, शराब नीति वही है जो पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश की सरकार करती चली आ रही है। शिवराज जी तो कहते हैं कि हमने मना कर दिया था। इसका विश्लेषण करें, मेरा उत्तर तो सुन लें आसिफ जी, मेरा उत्तर तो सुन लें कि आप इसका विश्लेषण अपने हिसाब से करिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि अब सारा का सारा जो विषय है वो जनता जनार्दन के दरबार में है और वहां जनता जनार्दन इस बात को सही या गलत ठहराएगी कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी है उसने कोई निर्णय लिया है, देशी विदेशी जो भी विषय हो, वो उचित है या अनुचित है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जनता की अदालत में है और वहां तय किया जाएगा कि जिस प्रकार की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में उन परिस्थितियों के बीच सरकार किस सशक्तता के साथ काम कर रही है, किस भावना के साथ काम कर रही है, किस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। पंकज जी, मैं आता हूं आपके पास। शिव अनुराग पटेरिया सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि मध्य प्रदेश के जिस दिन नतीजे आए थे, हर आदमी का एक ही कहना था और वो ये था, ना बीजेपी हारी है ना कांग्रेस जीती है। समर्थन से सरकार बन गई, आमने सामने का मुकाबला हुआ, कांटे की टक्कर हुई, वोट इनको ज्यादा मिले, सीट उनको ज्यादा मिली और उसके बाद सरकार बन गई कांग्रेस की। अब सवाल यह है सर, आपको लगता है चुनौतियां दरअसल दोनों तरफ बराबर हैं? क्योंकि बीजेपी को हार मिली है ये हम जान रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से जीत कांग्रेस को भी नहीं मिली। और जनता का मूड विधानसभा चुनाव में क्या था, या इन 2 महीनों में 3 महीनों में वो मूड कितना स्विंग हो रहा है, ये शायद दोनों दल भी अभी ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, 2 महीने का समय बहुत कम समय होता है किसी चीज का असेसमेंट करने का। दोनों दलों को लगभग 41-41% वोट मिले थे, यानी 41% वोट मिले थे। और दूसरा, मतों का जो अंतर का एक भ्रम फैलाया जाता है, वास्तव में कांग्रेस ने 229 सीटों पर चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने 230 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के वोट ज्यादा दिखते हैं, लेकिन 229 के हिसाब से देखे जाए तो लगभग बराबर के आसपास कहीं बैठते हैं, 0.12% का फर्क होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने बहुत से वादे पूरे कर दिए हैं, बहुत से कागजों में पूरे हुए हैं, कोई जमीन पर उतरे हैं। ऋण मुक्ति वाला जो मामला है, इसमें बातें बहुत की गई थी, 10 दिन का मामला था, कुछ कागज जारी हो गए हैं, कुछ में क्रेडिट हो गए हैं, कुछ के लिए कहा गया कि लोकसभा चुनाव के बाद होगा। और जो लोग अपेक्षित कर रहे थे वो अपने मोटरसाइकिल उठा के फुर्र करते हुए बैंकों में पहुंचते हैं, लोगों से पूछते हैं कि साहब हमारा क्या हुआ है। तो इसका लाभ भी आपको मिल सकता है, इसका नुकसान भी आपको हो सकता है। जिनको लाभ नहीं मिला है वो आपके पक्ष में खड़े होंगे, इसका मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता है। हो जाए एक अलग बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार का जो गवर्नेंस के लेवल पे सारी चीज़ें हैं वो 2 महीने में कोई आप बहुत अंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस कदर से तबादले हुए हैं, 77 दिनों में 39 डिस्ट्रिक्ट एसपीज के तबादले कर दिए गए। अब तो 40-42 तबादले हो गए होंगे, 52 जिलों में 42 जिलों के तबादले कर दिए गए, तो बहुत बड़ी संख्या होती है। और इसको लेके कहा तर्क दिया जाता है कि मुख्यमंत्री का मानना है कि तबादलों से उनका संगठन पुनर्जीवित होगा, कि वो संगठन है नहीं और कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी तो वो मैदान में उतरेंगे। अब वो कितना उतरेंगे ये आपको लोकसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2014 में 34.9% के आसपास कांग्रेस को वोट मिले थे, 54.1% के आसपास भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे। लगभग 19-19.25% का दोनों में अंतर था। और बाद में जो घटते बढ़ते हुए अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें लगभग बराबरी पे टिका है। तो अब सबसे बड़ी बात है जो गड्ढे आप कैसे पूरे करेंगे अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखे जाए। एक दूसरा, लगभग बढ़त बराबर की है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी का संघ और संगठन आज भी मैं कहूँगा कांग्रेस से ज़्यादा ताकतवर है। और अगर वो बाउंस बैक करें, सीटें कितनी हों तो एक अलग बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा साफ स्थिति नहीं है।
कांग्रेस सरकार में है और संगठन की ताकत के तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ताकत। आसिफ जी, मैं इस प्रतिशत पर एक छोटी टिप्पणी करना चाहता हूं। आसिफ जी संभाल के रखिए ना, आता हूं मैं आपके पास। शिव अनुराग सर, छोटा एक सवाल मेरा और है सर, उसका जवाब भी मैं छोटे में चाहूंगा। मेरा सवाल यह है आपसे कि 2 महीने का वक्त यूं तो बहुत कम होता है कि हम असेसमेंट करें कि चीजें कितनी बदल गई या क्या व्यापक बदलाव हुए, लेकिन आपको लगता है कि 2-3 बहुत छोटी छोटी चीजें जो शुरुआत के दिनों में ही दिखी हैं और उन पर भी वोट स्विंग होगा? जैसे एक, जिस तबादले का आपने जिक्र किया, दूसरा मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बीजेपी कहती है बदतर है, कांग्रेस कहती है कि बहुत शानदार है, और तीसरा जो बहुत अहम है वो है ऋण मुक्ति, जिसके इर्द गिर्द पूरा विधानसभा चुनाव हुआ। 25 लाख कांग्रेस दावा कर रही है किसानों का कर्जा माफ हो चुका है, बीजेपी कहती है भ्रम की स्थिति है। देखिए, आपका कहना सही है। वास्तव में जो ऋण मुक्ति को लेकर एक भ्रम की स्थिति तो है, और जितने किसानों का कर्जा माफ हुआ उससे कहीं ज्यादा किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। 25 लाख लोगों के साथ एक गणित लगाया जा रहा है। जैसे एक नदी में परिवार बाहर जा रहा था तो जो साहब थे वो 6.5 फीट के थे, उनकी पत्नी 5.5 फीट की थी, बच्चे 1.5 2 फीट के थे, उन्हें हिसाब लगाया गया 3.5 फीट का हिसाब हो जाएगा, और पूरा परिवार नदी पार करने के निकला तो बच्चे नदी के बहाव में बह गए, पति पत्नी बाहर आ गए, तो उनका हिसाब ज्यों का त्यों कुनबा डूबा क्यों। तो हिसाब किताब की बातें मुझे लगता है गणित में बहुत अच्छी होती है, और गणित यह है कांग्रेस का कि 25 लाख लोगों ऋण माफ किया है, किसी का 2,500 रुपए दिए, किसी 2 लाख भी किया होगा, और हर परिवार में कम से कम 4 वोटर हैं, 1 करोड़ वोटर हमारे पक्के हो गए। तो ये हिसाब ज्यों का त्यों, अब कुनबा बचता डूबता ये परिणाम बताएंगे। दूसरा सबसे बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत डेटोरेट हो गई है पोजीशन। मुझे लगता है कि चाहे वो सतना के लगातार अपहरण हो, चाहे अपराध के मामले हों, चाहे बसपा की एक मात्र विधायक हैं, उनके पतिदेव, उनके देवर हत्या के मामले में आरोपी हों, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ये बात को साबित करती हैं कि कानून की उपस्थिति, कानून का प्रभाव मौजूदगी जमीन पर जितना होना चाहिए वो नहीं है। दरअसल कानून दिखता नहीं है, कानून की मौजूदगी का एहसास होता है। ठीक है, वो एहसास जनता कर पा रही है नहीं, वो बहुत बड़ा सवाल है। पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं रजनीश जी के पास जाता हूँ। पंकज जी, शिव अनुराग पटेरे सर ने बड़ी खूबसूरती से विश्लेषण किया, हल्की सी मुस्कुराहट रजनीश जी के चेहरे पर भी थी, मेरे चेहरे पर भी थी। इतना सीरियस क्या है सर, आप क्यों नहीं मुस्कुरा रहे? अभी तो चुनाव दूर है सर, क्या दिक्कत है? देखिए, मैं तो ये निवेदन कर रहा था आपसे कि जिस मतदान की बात, प्रतिशत की बात की जा रही थी, तो उसमें ये विश्लेषण को भुला दिया जाता है कि पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2013 विधानसभा में लगभग 45% मत मिले और कांग्रेस पार्टी को 37% मत मिले। 2013 की तुलना में 2018 में मतदाता बढ़े, और उसके बाद बीजेपी का मत प्रतिशत 45 से घटकर 41 के आसपास आया और कांग्रेस का 37 से बढ़कर 41 के आसपास आया। उसके बाद यदि बीजेपी कहे कि हमको बराबर वोट मिले, शिवराज जी कहें कि हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमको मिली, हमको वोट ज्यादा मिले, तो ये विश्लेषण बेमानी है, एक विषय। दूसरा, मैंने आपसे बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जिन परिस्थितियों का यहां जिक्र किया गया, उन परिस्थितियों पर निर्णायक आम जनता जनार्दन है। स्टूडियो में बैठकर मैं, आप, हम लोग उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसके पक्ष विपक्ष पर बात कर सकते हैं, तर्क और कुतर्क भी कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता तय करेगी कि इस अल्पकाल में जिस प्रकार की विषम परिस्थितियां पिछले 15 सालों में विशेषकर कानून व्यवस्था को लेकर थी, जिस प्रकार एनसीआरबी के आंकड़े तमाम प्रकार की बातें करते थे, उन पर बहुत हद तक लगाम लगाई है। और मैं इस बात को आसिफ जी स्वीकार करता हूं कि 15 साल की विषम परिस्थितियों को 1.5 महीने में सिर से लेकर पैर तक सुधारना थोड़ा सा कठिन काम है, पर फिर भी कांग्रेस की सरकार ने चुनौती ली है और दिनों दिन स्थितियां बेहतर होती जाएंगी, चाहे वो कानून व्यवस्था का विषय हो या अन्य शुभकामनाएं है सर आपको आगे। रजनीश जी, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं कि चुनौती ली है हमने, मैंने वही कहा सर, शुभकामनाएं उसके लिए, और आप उन चुनौतियों से पार पाएं, उसमें भला हमारा ही, जनता का ही है। मैं आता हूं सर आपके पास। रजनीश जी, आपसे मेरा अगला सवाल है सर, हाल ही में हमने सुना कि निर्मला सीतारमण ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि देश का जो चुनाव है अगला 2019 का चुनाव, वो सर्जिकल स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 यानी कि एयर स्ट्राइक पर ही होगा। आपने मुद्दे तय कर दिए हैं क्या 2019 के लिए कि हमारे जो मुद्दे हैं वो ये हैं? एक तरफ अब तक आप तमाम चीजें गिनाते थे, उज्ज्वला, हर घर, मनरेगा, बहुत सी चीजें, और उसके बाद अब अगर मंत्री इस बात को कहने लगे कि सारा चुनाव जो है वो केंद्रित है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर। देखिए आसिफ जी, सवाल क्या पूछा उन्होंने मंत्री जी से, उसके आधार पर उन्होंने जवाब दिया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो प्रचार
अभियान में प्रचार सामग्री बनाई गई है, वीडियोज हो, ऑडियो हो और तमाम प्रकार के पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स जो आ रहे हैं उसमें उपलब्धियां हैं। और हम 55 साल में कुल कितना काम हुआ था और 55 महीने में कुल कितना काम हुआ उसकी तुलना भी कर रहे हैं, उन बुनियादी सुविधाओं के बारे में जो रोजमर्रा में हम आपको जरूरत पड़ती है। अगर ये डिजिटल इंडिया की कहते हैं तो हमने फाइबर केबल अपने 4.5 साल में कितना बिछाया और इन्होंने यूपीए के 10 साल में कितना बिछाया, हम उसकी बात करेंगे। रेल मार्ग इन्होंने कितना बनाया 55 साल में और हमने 55 महीनों में कितना बनाया, सड़कें हमने 55 साल में कितनी, ऐसे छोटे बड़े तमाम मुद्दे, गैस कनेक्शन 55 साल में इन्होंने कितने दिए और हमने 55 महीनों में कितने दिए, ये जनता तुलना करेगी। दूसरी बात, कानून व्यवस्था की मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रही थी कि बहुत अच्छा है, अब तो यहां सब शांति और सुकून है। तो देखिए, कानून व्यवस्था का मसला ऐसा है कि यहां जनता झेलती भोगती देखती है, आसानी से समझती है, उसके बारे में किसी नेता को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था के जो हाल हुए हैं, तर्कसंगत है क्या कि आप केंद्र में यूपीए के 55 साल बनाम अपने 55 महीने रखते हैं सरकार के, और मध्य प्रदेश की जब स्थिति आती है तो 15 साल बीजेपी के और 1.5 महीने 2 महीना कांग्रेस को उसके तुलना में रखते हैं। ठीक है क्या तुलना? मैंने कहा ना, तुलना करें, इनका अधिकार है और हम तो बिल्कुल निश्चित तौर पर बात इसी की बात आधार पर कर रहे हैं। हमने कहा कि कानून व्यवस्था का मसला, जो बात 1 रुपया जो अपरिवर्तनीय मुद्रा होती है ना भारत की, 1 रुपया भी किसी किसान के खाते में नहीं डाला, केवल सम्मान पत्र के नाम पर कुछ राशि माफ कर देने का वो कर दिया। सत्य है, मैं इसका जवाब दूंगा पंकज जी। जब तक कॉर्पोरेटिव सेक्टर से प्रोड्यूस ना दिया जाए तब तक नहीं हुआ। इसलिए किसान को लगातार भ्रमित करने की कोशिश की गई। दृष्टिकोण बाधित है, तमाम वो मुद्दे दिखाई नहीं पड़ रहा जो हैं वो 25 लाख किसानों के खातों में पैसा गया है, दो एसएमएस किया। अब इनसे कहिए जरा सुनने मैंने नहीं बोला, और दूसरी बात, पंकज जी 1 मिनट, रजनीश जी पंकज जी 1 मिनट सर, 25 लाख किसानों के खाते, रजनीश जी पंकज जी 1 मिनट। अरे सर, ये एनर्जी इतनी सुपर है, लग रहा है जैसे कल चुनाव है। 1 मिनट रुकिए ना सर, रजनीश जी 1 मिनट। 25 लाख किसानों के खाते, अरे पंकज जी 1 मिनट सर, रजनीश जी 1 मिनट लोकसभा चुनाव के बाद माफ होगा सर। 1 मिनट रुकेंगे क्या? 1 ही मिनट रह गया मेरे पास, 1 मिनट रुकिए ना सर। 25 लाख किसानों के खाते। सर, अगर ये बहस किसी को कुछ समझ में आ रही है तो आप करिए बहस, समझ में नहीं आ रही तो फिर इस बहस का फायदा क्या है? रुकिए सर आप 1 मिनट। शिव अनुराग पटेरिया सर, 25 लाख किसानों को ऋण मुक्ति का फायदा मिला या नहीं मिला, इसका सर्वमान्य मापदंड यही है क्या कि 19 के नतीजे बेहतर बताएंगे? कर्ज माफी का फायदा मिला कि नहीं? 25 लाख किसान के खाते में पैसा गया। शिव अनुराग सर आज नहीं चुप होंगे लग रहा है। रजनीश जी और पंकज जी बहुत शुक्रिया। बहुत खत्म हो गया सर, बहुत खत्म शुरू हो गया शुरू हुए तो खत्म ही नहीं हुआ सर। ठीक है, बहुत खत्म हो गया सर। पंकज जी, रजनीश जी, शिव अनुराग पटेरिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और मुद्दा यह है कि मुद्दे क्या है चुनाव के? मुद्दा यह है कि दावेदारी सब तो कर रहे हैं लेकिन टिकट किसे मिलेगा? और मुद्दा यह भी है कि क्या 2019 के नतीजे 2018 में हुए चुनावों के बाद बनी सरकार के काम का रिजल्ट भी है क्या, या फिर यह जल्दबाजी है कि 2 महीने या 3 महीने की सरकार का मूल्यांकन 2019 के नतीजों को देखकर हम करें या उसको रिपोर्ट कार्ड समझें? लेकिन तब जबकि कांग्रेस की सरकार है वो दावा यही करती है कि आप देख लीजिए, हमने इतने दिनों में इतने काम किए, 107% की स्ट्राइक रेट से हम काम कर रहे हैं। अपनी जब खूबियां खुद ही गिनाई जा रही हैं तो अगर खुदा ना खास्ता परिणाम विपरीत रहते हैं तो क्या इसकी जिम्मेदारी भी ली जाएगी? ये दोनों सियासी दलों के लिए है।